हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई सारे टॉपिक्स को कवर किया था। इसमें से एक नवीनतम टॉपिक है जिसका नाम है भारत भारत में साइबर अपराध। भारत में साइबर अपराध एक महत्वपूर्ण और दोनों विषयों से जुड़ा हुआ है, अर्थात इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन और आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर साइबर अपराध जो कि सब दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इसके संबंध में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर सुर्खियों में क्यों रहा है जी, तो संसदीय समिति ने साइबर अपराध प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम शीर्षक से साइबर का शीर्षक संसदीय समिति ने क्या नाम रखा है जी, तो गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने साइबर अपराध प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम पर रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट का नाम था साइबर अपराध प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम, जिसमें भारत में साइबर अपराध के जितने खतरों का विकास और बढ़ती जटिलताओं को रेखांकित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं साइबर अपराध के प्रकार के बारे में। मुख्य रूप से साइबर अपराध के प्रकार देखें। साइबर अपराध तो आप लोग ऐसे जान सकते हैं क्या होता है, साइबर आधार पर जो अपराध किया जाता है उसे साइबर अपराध किया जाता है, लेकिन इसके कई सारे प्रकार हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण को बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि पिग बुचरिंग, यह एक प्रमुख साइबर अपराध का प्रकार है। पिग बुचरिंग का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इसके अर्थ को समझिए। पिग पिग मतलब एक तरह से सुअर होता है। पिग मतलब सुअर, और यहाँ पर वही बात है, पिग और सुअर एक ही बात है। बुचरिंग मतलब काटना। बुचर का काम होता है, ये तो काटने वाला होता है, काटना। तो सबसे पहले यहाँ पर सुअर सुअर क्या किया जाता है, एकदम आराम से उसको एक एक निश्चित पर्यावरण में रखकर उसको बेहतर से बेहतर खाना दिया जाता है। मतलब कि जो भी वो खाना चाहता है, अच्छा से अच्छा प्रोटीन विटामिन वाला भोजन दिया जाता है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी से बड़ा हो जाता है। प्रोटीन विटामिन का ओवरडोज देकर उसको बड़ा कर दिया जाता है। बड़ा कर देने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको तुरंत उसको काट कर उसको खाया जाता है, या फिर किसी अन्य चीजों में उपयोग कर लिया जाता है। इसी से इसको भी हम संबंध जोड़ सकते हैं। पिग बुचरिंग जो है, किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी होते हैं, साइबर अपराधी वे क्या करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को क्या चीज़, तो रोमांस धोखाधड़ी, मतलब कि मान लीजिए कि महिला का वेश बनाकर, महिला का रूप धारण करके, या फिर महिला का मेल, या फिर किसी तरफ से वो अपने आप को महिला साबित करके रोमांसित करते हैं, या फिर निवेश की धोखाधड़ी करते हैं। कहते हैं कि इतना रुपया निवेश कर दीजिए, यहाँ पर आपको करोड़ों रुपए मिल जाएगा। या तो रोमांसित कर दें या फिर निवेश करा लें। इस तरह से करा कर क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लक्षित करते हैं। मतलब कि जो महिलाएं होती है वे भी कहती है कि इसमें निवेश करिए, किसमें, तो क्रिप्टो में। निवेशक भी यही कहते हैं कि ज्यादातर चलिए क्रिप्टो में निवेश कीजिए, आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर धोखे की प्रक्रिया, इसमें जैसे ही वे पैसा डाल देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, वे धोखा खा जाते हैं, और बाद में क्षति, जितना भी रुपया वो लोग निवेश करते हैं उसको लेकर गायब हो जाते हैं। अर्थात वो आर्थिक क्षति हो जाती है उस व्यक्ति को। तो इसी घटना को क्विक बुचिंग कहा जाता है। अभी साइबर अपराध का एक प्रकार है, क्योंकि केवल नेटवर्क के माध्यम से इसको किया जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर है फैंटम हैकिंग। फैंटम हैकिंग तो यार आप, इसमें इसमें भी वही तकनीकी है। इसमें भी तकनीकी सहायता धोखाधड़ी इसको कहा जाता है। सुभेद्य और वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाता है यह। जो कम जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि कोई भी जो ओटीपी का जो मामला चलता है कि किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से जुड़े हुए नंबर पर तक पहुँच बनाते हैं, उसके बाद से जो व्यक्ति नहीं जानता है बैंक के संबंध में, ओटीपी पूछ लेते हैं, हर व्यक्ति ओटीपी जैसे ही बताता है उसके बैंक से पैसे निकल जाते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों को यह जो है निशाना बनाता है। जो व्यक्ति कम जानकार है, तकनीकी के संबंध में कम जानकारी है, उन्हीं से ये फैंटम हैकिंग किया जाता है। अब है जूस जैकिंग आप लोग सबसे महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में हर किसी को जानना चाहिए। जूस जैकिंग क्या था? जूस मतलब जूस समझते हैं, और जैकिंग मतलब चोरी करना। इसका अर्थ क्या है जी, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डेटा चुराने का काम करते हैं। ये जो है पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशंस में मैलवेयर लोड कर देते हैं और वहाँ से डेटा चुरा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये तो छोटा जानकारी दिया गया, इसको विस्तृत रूप से समझेंगे तो आप लोग जाते होंगे जब स्टेशन के पास, किसी भी रेलवे स्टेशन या फिर बाजार में, सार्वजनिक स्थानों पर सरकार ने, या फिर कोई दुकानदार भी होता है, तो वो क्या करता है, वो अपना बोर्ड लगवा देता है। कोई भी अपना चाहे तो मोबाइल का चार्जर करना चाहे तो मोबाइल या फिर लैपटॉप चार्ज कर सकता है। लेकिन उसी में से कुछ वो तो पब्लिक की सुविधा के लिए होता है, लेकिन कुछ हैकर होते हैं, वे क्या करते हैं, जो यूएसबी होता है, यूएसबी जिसको डाटा केबल बोलते हैं, वो चार्जर अपना लगा देते हैं, और यूएसबी में ही क्या कहते हैं, मैलवेयर लोड कर देते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति अब देखता है कि मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया, और सोचता है कि चलिए यहाँ पर यूएसबी पे केबल लगाएंगे, उसी से चार्ज कर लेते हैं। जैसे ही चार्ज करने के लिए लगाता है, चार्ज तो होता है, लेकिन उतना समय में उसके डेटा को भी निकाल लेता है वो यूएसबी। और मतलब कि एक तरह से चोरी ही ना हुआ, वो जो मोबाइल के डेटा किसी को ले लेना, और उसकी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्या कहते हैं, टैक्स के संबंध में उसकी जानकारी, ईमेल अकाउंट, ये सभी संवेदनशील जानकारियाँ जान लेना, और उसे आर्थिक धोखा दिया जा सकता है, आर्थिक धोखाधड़ी किया जा सकता है इससे, जूस जैकिंग के तहत। अब देख लेते हैं क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग एक एक प्रकार है। इसमें क्या कहता है, दूसरे के जो डिवाइस होता है, दूसरे का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हो, उसके डिवाइस का उपयोग करके क्रिप्टो माइनिंग कर दी जाती है। क्रिप्टो माइनिंग एक प्रक्रिया है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है जी, तो इसमें क्या किया जाता है, एक कंप्यूटर सिस्टम या फिर कहें तो लैपटॉप सिस्टम का उपयोग करके बहुत बड़ा यंत्र बनाया जाता है, और उसके तहत एक तरह से एक एल्गोरिथम क्रिएट किया जाता है, और वही एल्गोरिथम जो है एक विशेष मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है, और उसमें हाई प्रोसेस की आवश्यकता होती है। हाई प्रोसेस के करने के बाद कंप्यूटर जो है, वो जो एक ऐसा ब्लॉक बना देता है, जो कि वर्चुअल ब्लॉक बना देता है, उसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। कि माइनिंग करने के लिए हाई प्रोसेसर वाले सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कम सिस्टम वाले से नहीं हो सकती है। इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए का सेटअप बैठाना पड़ता है। सबसे जरूरी चीज़ है, क्योंकि इसके लिए हाई पावर वाला चाहिए, तो करोड़ों रुपए का सिस्टम बैठाना पड़ता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हैकर क्या करते हैं, दूसरे के सिस्टम का आईपी नंबर पता कर लेते हैं। आईपी नंबर आप लोग जानते होंगे।
इस नंबर को पता करने के बाद वे लोग इस लैपटॉप को हैक कर लेते हैं। जब व्यक्ति इस लैपटॉप का उपयोग करता सो जाता है, तो रात को इस लैपटॉप का आईपी का एड्रेस करके वो अपने से ओपन कर लेते हैं। दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये ओपन होता है और ये प्रोसेस करते रहता है। अर्थात इस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का लैपटॉप, मान लीजिए ए व्यक्ति है जो कि अच्छा आदमी है, इसका लैपटॉप है, ये बी व्यक्ति है, तो ये क्या करता है, ये अपना तो सिस्टम का उपयोग करता ही है। ये क्या करता है, अपना क्रिप्टो करेंसी बनाने का, प्रोसेस करने का प्रक्रिया जो है स्वयं शुरू करता है, लेकिन प्रोसेस करने की प्रक्रिया इस मशीन पर डाल देता है, जिसके कारण इस मशीन की ऊर्जा खत्म होती है। इस मशीन का प्रोसेसर का उपयोग होता है। ए नामक व्यक्ति के घर का इलेक्ट्रिक खर्च होता है और पैसा मिलता किसको है, तो ये जो बी व्यक्ति, क्रिमिनल व्यक्ति को मिल जाता है। इसी को क्रिप्टो जैकिंग कहते हैं। अर्थात जो क्रिप्टो मिला बी व्यक्ति को, प्रोसेसर और जो भी इलेक्ट्रिक खर्च हुआ ए व्यक्ति को खर्च हुआ। अब हम लोग साइबर अपराध के संदर्भ में पहले कौन-कौन सी गई है, तो उन सभी पहलों को एक-एक करके समझने वाले हैं। यहाँ पर पहल कौन की गई है, सरकारी पहलों में एक नंबर है यहाँ पर कानूनी और विनियामक ढांचा बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2020 पर नियंत्रण करने का काम करता है। किस पर जी? साइबर अपराध पर। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता में भी इसको अपराध और विशेष स्थानीय कानून के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। विशेष स्थानीय कानून के तहत वर्गीकृत करता है। यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 का ए, सूचना आईटी एक्ट 69 का ए जो है, यह सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करता है। जो व्यक्ति सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करता है, उस पर कार्रवाई करने की यह बात करता है। सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करता है। यहाँ पर धारा 79 जो है मध्यस्थ की देयता और सुरक्षित आश्रय प्रावधान करता है। यहाँ पर धारा 69 को पहले याद रख लेना, उसके बाद से 10 को जोड़ के धारा 79 पर चले जाना है। और मध्यस्थ की देयता और सुरक्षित आश्रय का प्रावधान करता है। और धारा 70 क्या करता है, जिस धारा 70 का भी जो है, यह शॉर्ट इन की स्थापना का प्रावधान करता है। तो इसको बेहतर रूप से ध्यान रखना है। शॉर्ट इन की स्थापना कैसे की गई है जी? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 70 बी के तहत ही शॉर्ट इन की स्थापना की गई है। इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसियां भी बनाई गई है, स्वतंत्र संस्थागत एजेंसियां भी बनाई गई है, कई सारी हैं। इन एजेंसियों में से कौन सा है जी? एक है I4C 2020। I4C 2020 जो है, यह राष्ट्रीय समन्वय केंद्र है। इसका हेल्पलाइन नंबर कितना है जी? तो 1930। यह जो है I4C जो है 2020 समन्वय केंद्र है, हेल्पलाइन नंबर 1930 है। अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल संचालित करता है। यह कौन सा क्या करता है जी? तो अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल संचालित करता है। यह शॉर्ट इन, जिसको धारा 70 के तहत स्थापित किया गया था, जिसको शॉर्ट इन का फुल फॉर्म होता है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल। कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जो होता है, यह तुरंत के तुरंत कार्रवाई करने के लिए और एआई से जुड़े हुए जितने भी अलर्ट जारी करने का काम करता है। फिशिंग पर अलर्ट जारी करता है। यह शॉर्ट इन पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। I4C जो 2020 में बना था, इस पर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन शॉर्ट इन उससे भी पुराना, I4C से भी पुराना है। अगला संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCIIPC कहते हैं। NCIIPC जो है, यह विद्युत, बैंकिंग, दूरसंचार की सुरक्षा करता है। सीबीआई और एनआईए, इन सभी को यह सहायता प्रदान करता है। और सीबीआई और एनआईए भी साइबर अपराध पर नियंत्रण करने का काम करते हैं, और ये विशेष विभाग के रूप में भी काम करते हैं। ये इसी के तहत इन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन चक्र चलाया था। जितने भी साइबर अपराधी हैं, उस पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन चक्र भी चलाया है सीबीआई ने। यहाँ पर फोरेंसिक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। राज्यों ने भी, जैसे केरल, राज्यों ने कई सारी फोरेंसिक सुविधाएं की व्यवस्था की है, जिसमें से केरल का बात करते हैं, साइबर डोम की व्यवस्था की है। केरल ने क्या किया है, साइबर डोम बनाया है, जबकि महाराष्ट्र ने प्रयोगशाला और फोरेंसिक सुविधाओं की भी व्यवस्था की है। अब हम लोगों ने साइबर अपराध से जुड़े हुए सारे तथ्यों पर चर्चा कर लिया। एक बार और देख लेते हैं। साइबर अपराध पर गृह मंत्रालय पर संसदीय समिति ने रिपोर्ट जारी किया। किस नाम से? साइबर अपराध प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम पर रिपोर्ट था। अब हम साइबर अपराध के प्रकार देखे थे, तो यहाँ पर पिक बुचरिंग, किसी व्यक्ति को ज्यादा खिला कर मोटा कर देना, उसके बाद से उसको काट देना। यहाँ पर फैंटम हैकिंग जो वृद्ध लोग होते हैं, कम तकनीकी की कम जानकारी वाले लोग होते हैं, उनको ठगा जाता है ओटीपी जानकर या फिर अन्य तरीका से। जूस जैकिंग, सार्वजनिक स्थान पर चार्जर का उपयोग न करें, और करेंगे तो जूस जैकिंग का खतरा बढ़ जाएगा। क्रिप्टो जैकिंग, दूसरे के सिस्टम का उपयोग करके क्रिप्टो बना लेना। पहले कौन-कौन सी की गई है? भारत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। सन 2000 के तहत ये जो धारा 69 का ए है, धारा 69 का ए जो क्या करता है जी? तो सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को रोकता है। अर्थात कोई व्यक्ति है, उसकी कोई जरूरी जानकारी है, तो उसको सार्वजनिक नहीं किया, अगर वो चाहता है कि सार्वजनिक न करे, तो इसको बचाया जा सकता है। धारा 79 जो है मध्यस्थ की देयता और सुरक्षित आश्रय का प्रावधान करता है। 70 का भी जो है शॉर्ट इन की स्थापना के लिए जगह बनाता है। I4C 2020 में बना था इसके लिए, और हेल्पलाइन 1930 बना है, जो कि साइबर अपराध के लिए रिपोर्ट करने के लिए बना है 1930। यहाँ पर शॉर्ट इन जो है, यह अलर्ट जारी करता है कि किस तरह का अपराध बढ़ रहा है। उसके बाद से NCIIPC की भी स्थापना की गई है, जो कि विद्युत, बैंकिंग और दूरसंरचना और संरचना की विशेष सुरक्षा, ये इन्हीं क्षेत्रों की विशेष सुरक्षा के लिए कार्य करता है। और इसके बाद से है सीबीआई, एनआईए ने तो ऑपरेशन चक्र चला ही दिया है। केरल ने साइबर डोम बनाया है, जबकि महाराष्ट्र ने प्रयोगशाला की स्थापना की और फोरेंसिक सुविधाओं की स्थापना की है। इस तरह से हम लोगों ने साइबर अपराध से जुड़े हुए पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने आंतरिक सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक्स को कवर किया था। इस क्लास में हम लोग आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए साइबर क्राइम जो है उससे जुड़े हुए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइबर क्राइम के संदर्भ में कई सारे पारंपरिक ज्ञान को देखा था कि साइबर क्राइम क्या है, उससे जुड़े हुए उससे कितने प्रकार हैं और उससे जुड़े हुए कितने पहल किए गए हैं, तो उसको हम लोगों ने एक-एक करके टिपिकल फॉर्म में देखा था, एक-एक अलग-अलग करके देखा था। सॉरी, एक साथ में देख लिया था। अब हम लोग एक-एक करके साइबर अपराध के कितने प्रकार होते हैं, उनके कैसे-कैसे निपटान के लिए कौन-कौन सी पहलें की गई है और पहलों का क्या-क्या प्रावधान है, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी। पहला टॉपिक होगा डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी। इसके बाद से हम लोग देखेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आई4सी जिसको बोलेंगे, साइबर क्राइम कन्वेंशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसके बाद से हम लोग देखेंगे आई4सी के पारंपरिक ज्ञान। उसके बाद से देखेंगे साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों पर चर्चा करेंगे। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन पहल किए गए हैं, इन सभी पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी कौन-सा है जी? तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी यहाँ पर कौन-सा है? इस सुर्खियों में क्यों रहा है डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल गिरफ्तारी काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा है। इस पर नीति आयोग ने डिजिटल अरेस्ट आधुनिक युग की साइबर धोखाधड़ी शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। किसने जी? तो नीति आयोग ने लेख प्रकाशित किया। किस नाम से जी? तो डिजिटल गिरफ्तारी आधुनिक युग की साइबर धोखाधड़ी। तो इसको ध्यान में रखना है कि किसने रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो नीति आयोग ने। इसमें क्या किया जाता है? धमकी का उपयोग करके धन की माँग की जाती है। धमकी दिया जाता है कि आपने यह क्राइम किया है और फ़ोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, किसी तरह से भी व्यक्ति को धमकाया जाता है और चोरी किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग इन सभी से ये सभी इसमें संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के संदर्भ में आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है, आप लोग फ़िल्म में देखते होंगे कि यहाँ पर फ़ोन करता है एक व्यक्ति छुप कर फ़ोन करता है या फिर ईमेल भेजता है एक-दूसरे ए व्यक्ति जो है यह क्या करता है, बी नामक व्यक्ति को फ़ोन करता है। यह जो है फ़ोन करता है, कहता है कि आपने यह क्राइम कर दिया है, मैं पुलिस वाला हूँ। ये अपने आप को ये जो है, अपने आप को पुलिस वाला बताता है, पुलिस, जज या फिर कुछ पुलिस बता सकता है, जज बता सकता है, कलेक्टर बता सकता है या फिर कोई राजनेता ही बता देता है और कहता है कि आप सॉरी राजनेता नहीं तो नहीं बताता है, लेकिन कानून की रक्षा करने वाले एजेंसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है और कहता है कि आपने यह क्राइम किया है, आपका नाम आ चुका है लिस्ट में, अगर नाम हटवाना चाहते हैं तो पैसा दे दीजिए, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अभी। तभी ये जो व्यक्ति अगर बड़ा दिल वाला है तो कहेगा अच्छा ठीक है, आइए गिरफ्तार कर कीजिएगा तो देखेंगे। लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि ये छोटा दिल वाला है, तो क्या करेगा? कहेगा अच्छा ठीक है, तो जितना पैसा है उतना दे देते हैं, हमको छोड़ दीजिए और केस को समाप्त कर दीजिए और ये चुपचाप पैसा दे देते हैं महाराज जी इनको। तो ये बिना मतलब के पैसा ले लिया इनसे, इनको लॉस हो गया, एक आर्थिक आर्थिक नुकसान हो गया। इसी तरह की घटनाएँ अब जब एक बार इनको पता चल गया ये नामक व्यक्ति को, महाराजा जी को यह पता चल गया कि अभी नामक व्यक्ति का दिल बहुत छोटा है, तो ये नामक व्यक्ति जो क्या करेगा दूसरे किसी को दूसरे देश में बैठे या फिर दूसरे व्यक्ति को यही नंबर जो इस व्यक्ति का है उसका नंबर जो मोबाइल नंबर है उसको दे देगा। अब ये एकदम केंद्र में आ जाएँगे और इस व्यक्ति को चारों तरफ से पहले कानून के तहत अरेस्ट किया जाता था। उसके बाद से धीरे-धीरे बैंक अकाउंट में लिंक लगाया जाएगा। इसी तरह से मतलब हर तरीक़ा से एक व्यक्ति को अब तंग करने का शुरू कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जिसको शॉर्ट फॉर्म में आई4सी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो आई4सी साइबर क्राइम 4सी का 4सी लिखा है आई और 4सी में क्या-क्या होते हैं? 4 गो सी होते हैं। कौन-कौन सी? तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो आई किसकी लगा है? तो इंडिया। यहाँ पर देख लेते हैं वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने आई4सी को पीएमएलए 2002 की धारा 66 के अंतर्गत शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी किया है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। आई4सी को पीएमएलए की धारा 66 के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर धन शोधन पीएमएलए जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बना था सन 2002 में, इसमें क्या बात किया गया था जी? तो यह धन शोधन मतलब कि कोई व्यक्ति अपराध से पैसा कमाए हुए पैसे को साफ करता है, धन शोधन करता है या फिर मतलब है कि क्राइम से कमा लिया और उसको ले जाकर बाजार में चला दिया तो क्या हो गया? धन शोधन हो गया। सरकार तो कहती है ऐसे अगर क्राइम से जो पैसा कमाया गया उसको उसको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वो पकड़ने की जगह क्या होता है जी? तो उसका बाजार में उपयोग प्रचलन आ जाता है। तो इसी को धन शोधन कहा जाता है। इसके लिए 2002 में अधिनियम बना था। इसी का धारा 66 है जो कि धन शोधन पर रोक लगाने की बात करता है और एक एजेंसी स्थापित करने की बात करता है। तो एजेंसी स्थापित करने के तो अब वित्त मंत्रालय को हो रहा है कि अब दूसरा का एजेंसी बनाएँगे। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग का हो रहा है, तो दूसरा एजेंसी क्या बनाएँगे? आई4सी को ही अपना एजेंसी मान लीजिए। इसको जी आई4सी को ही अपना मूल एजेंसी मान लीजिए और इसी को धारा 66 के अंतर्गत ला लीजिए। यहाँ पर ईडी से साझा मदद ली जाएगी ताकि ईडी भी तो वही काम करती है, धन शोधन के ऊपर रोक लगाने का काम करती है। और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाती है ईडी भी। तो आई4सी भी ईडी भी इसके सहायक हो जाएगी आई4सी की। पीएमएलए अधिनियम सन 2002 की धारा 66 जो है, सूचना को सार्वजनिक करता है। धारा 66 जो है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक या उसके अधिकृत किसी
अन्य अथॉरिटी को अन्य एजेंसी के साथ सूचना साझा करने का अधिकार देता है ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। सूचनाओं या जानकारियों को साझा कर सकती है जो उसके पास उपलब्ध होगी। हाल साथ ही सूचना तभी साझा की जाएगी जब किसी अन्य कानून के प्रावधानों का जो जब किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो। कार्यवाही ज़रूर होगी। यहाँ पर दिया हुआ अब हम लोग नेक्स्ट इसके संदर्भ में ट्रेडिशनल नॉलेज के संदर्भ में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। I4C की स्थापना स्थापना और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे जी? यहाँ पर इसकी स्थापना सन 2020 में ही की गई है। किसके द्वारा जी? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा MOH द्वारा इस MOH द्वारा सन 2020 में ही की गई है। किस लिए जी? तो साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए। सन 2024 में गृह मंत्रालय का संलग्न कार्यालय बनाया गया। उस समय जो स्थापित किया गया था गृह मंत्रालय ने स्थापना करके एक कार्यालय दे दिया था। कह दिया था कि जाइए बैठिए और काम कीजिए। लेकिन 2024 में ही जुलाई 2024 में गृह मंत्रालय ने कह दिया कि अब अलग कार्यालय छोड़िए, हमारे कार्यालय से बगल में ही घर बनाइए और वहीं पर रहिए। ढेर सुरक्षित रहिएगा, ढेर काम कीजिएगा। जितना काम कीजिएगा हमसे जुड़कर काम कीजिएगा। मतलब कि 2024 में गृह मंत्रालय से यह संलग्नित हो गया था। का लक्ष्य है जी साइबर अपराध से निपटना, समन्वित व्यापक ढांचा एवं परिस्थिति उपलब्ध कराना। I4C के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं जी? तो यहाँ पर रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जिसको NCRP कहते हैं, राष्ट्रीय साइबर थ्रेट विश्लेषण यूनिट NCTAU, राष्ट्रीय साइबर क्राइम पारिस्थितिकी प्रबंधन यूनिट NCEMU, संयुक्त साइबर क्राइम समन्वय टीम जिसको JCCT कहते हैं। इन I4C के ही विभिन्न प्रभाग हैं। तो यहाँ पर I4C के कितने प्रभाग हैं? तो इन सभी को याद करना जरूरी है। NCRP राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो ये इसको रिपोर्टिंग पोर्टल को याद रखना जरूरी है कि इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग तुरंत के तुरंत किसी भी व्यक्ति के साथ अगर साइबर क्राइम होता है तो वो तुरंत NCRP पोर्टल का उपयोग करके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। दूसरा है थ्रेट विश्लेषण यूनिट, नेशनल साइबर थ्रेट विश्लेषण यूनिट NCTAU जो है यहाँ विश्लेषण करता है कि किस प्रकार का साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले देखा था कौन सा क्राइम बढ़ रहा है जी, तो डिजिटल अरेस्ट के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के मामले ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसी तरह से कौन से मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसी पर ध्यान देना है। राष्ट्रीय साइबर क्राइम पारिस्थितिकी प्रबंधन यूनिट जिसको NCEMU कहते हैं, राष्ट्रीय साइबर क्राइम पारिस्थितिकी प्रबंधन यूनिट, संयुक्त साइबर क्राइम समन्वय टीम जिसको JCCT कहते हैं, संयुक्त साइबर क्राइम समन्वय टीम इसके सहायक हैं। ये सभी के सभी इन सभी को याद रखना है। NCRP, NCTAU, NCEMU और JCCT। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? तो साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल कौन-कौन से किए गए हैं जी? तो यहाँ पर 72 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के कितने देश दिए हैं जी? 193 देश है जिनमें से 72 ने वियतनाम की राजधानी हनोई में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किया। इसको ध्यान में रखिएगा कि 72 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर कर दिया साइबर क्राइम के खिलाफ। कब जी? तो इस 24 दिसंबर 2024 को महासभा द्वारा इसको अपना लिया गया। मतलब कि ये जो है हनोई में बहुत पहले हस्ताक्षर कर दिया जा चुका था, लेकिन 24 दिसंबर 2024 को महासभा ने अपना लिया। यह अभिसमय कम से कम 40 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के अनुसमर्थन के 90 दिनों के बाद लागू होगा। अर्थात तो अभी महासभा ने इसको स्वीकार कर लिया है। इस संयुक्त क्या कहते हैं साइबर क्राइम संयुक्त राष्ट्र पर साइबर क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को 2024 में अपना लिया गया था UNGA द्वारा। लेकिन अभी जो है इसको पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। कब लागू होगा? 40 देश जो है विश्व के 40 देश हस्ताक्षर करके देंगे और जिस दिन ये लोग हस्ताक्षर करके देंगे उसके 90 दिनों बाद ये जो है अभिसमय लागू हो जाएगा। ये जो साइबर क्राइम पर अभिसमय के लिए हस्ताक्षर किया था वो तो बात किया था कि हाँ इस तरह का कानून होना चाहिए। इस समय बोल दिया UNGA ने बोल दिया कि चाहिए, लेकिन कब चाहिए, कब लागू होगा जी, कब आएगा जी? जब तक 40 देश हस्ताक्षर करके नहीं देंगे। हस्ताक्षर की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। अर्थात 31 दिसंबर तक अभी टाइम है। अब कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है इसकी पूरी तो जानकारी है नहीं। इसके संदर्भ में पोर्टल पर जाकर देखना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन गूगल या क्रोम से पूछना पड़ेगा, लेकिन वो भी जवाब अभी नहीं दे पा रहा है कि कितने देशों ने अभी तक हस्ताक्षर किया है। भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब बताइए भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि भारत को भी पच नहीं रहे हैं। UNODC ने भी इसके लिए UNODC जो है इसका सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। मतलब कि जो साइबर अपराध के लिए अभिसमय बना है, संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय बना है, इसका कार्यालय कौन सा होगा जी? इसका सचिवालय जो होगा यह UNODC ही होगा, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यक्रम। गंभीर अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रह, साझाकरण और उपयोग हेतु पहला सार्वभौमिक कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क होगा। इन सभी को ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने साइबर क्राइम से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा और इसके संदर्भ में जानकारी है। क्या है जी? तो यूरोपीय परिषद द्वारा बुडापेस्ट अपराध कन्वेंशन भी तैयार किया गया है। बुडापेस्ट साइबर अपराध अभिसमय सन 2001 में लाया गया था। केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संधि है यह साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए। लगभग यह सबसे प्रथम प्रयास था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या जी? तो बुडापेस्ट साइबर अपराध अभिसमय, और हनोई वाला तो बाद में आया है जी। अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, बुडापेस्ट अभिसमय को अस्वीकार कर दिया गया है। अर्थात बुडापेस्ट अभिसमय जो सन 2001 में आया था उसको अस्वीकार कर दिया गया है।
क्योंकि यह जो है पूरी तरह रूस और चीन जैसे कई देशों ने इसको स्वीकार किया है। यहाँ पर अभी समय के मुख्य बिंदु क्या-क्या है जी? यहाँ पर अपराध के दायरे का विस्तार हो रहा है। तकनीकों पर आधारित अपराधों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, यौन शोषण, बिना सहमति के प्रसारित करना 24/7 नेटवर्क प्रावधान किया गया है। हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों के अनुरूप होंगे और यहाँ पर पीड़ितों की सहायता की जाएगी। पीड़ितों की सहायता प्रत्येक देश के घरेलू कानून के अनुसार ही दी जाएगी। तो इस पर ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने साइबर क्राइम के विभिन्न विभागों को भी देख लिया है। हम लोगों ने कल के क्लास में ये सब मतलब कि साइबर क्राइम से संबंधित जानकारियाँ ली हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पर अगले विषय के लिए बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।